In this period, apart from agriculture and animal husbandry, several other occupations had also flourished. Artisans and people practicing various occupations were an important part of the social system. तो सिर्फ वो लोग पशुपालन या सिर्फ वो लोग एग्रीकल्चर नहीं करते थे, आर्टिस्ट भी हुए बहुत सारे और इसके अलावा बहुत सारे ऑक्यूपेशंस हुए. दे फॉर्म इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज श्रेणीज और गुइल्ड्स. तो श्रेणीज कैसे किसे कहते हैं? उन लोगों ने अपने लिए क्या किया था, अलग तरह से इंडिपेंडेंटली क्या फॉर्म किया था, श्रेणीज. द हेड ऑफ द गिल्ड वॉज नोन एज श्रेष्ठी. However, slowly the statue of skilled artisans become secondary. तो धीरे धीरे क्या होता गया कि वो जो श्रेणीज थी यानी ट्रेडिंग वगैरह भी स्टार्ट हो गया, आर्टिस्ट जो है वो बनने लगे, कला को महत्व दिया जाने लगा और बहुत सारे ऑक्यूपेशन जो हैं वो सोशल लाइफ में इंक्लूड होते गए. इसमें अलग अलग ऑक्यूपेशन के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बने जिसे हम श्रेणीज कहते हैं. और इन सारी श्रेणीज जो हैं, द हेड ऑफ द गिल्ड यानी द हेड ऑफ द श्रेणीज वॉज नोन एज श्रेष्ठी. तो हाउएवर स्लोली द स्टेटस ऑफ स्किल आर्टिशंस बिकम सेकेंडरी. और धीरे धीरे क्या होता गया कि जब वो श्रेणीज बन गई और श्रेष्ठी बन गए तो उसके बाद में जो आर्टिशियन थे उनको सेकेंडरी मतलब उनको प्राथमिकता नहीं दी जाने लगी, वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी पोजीशंस पे आ गए. During this period, there were 4 वर्नास. अगर आप वैदिक सिविलाइजेशन की बात करोगे तो उस समय कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा था और उसमें क्या था, वर्ण थे. कास्ट से पहले दे फॉलोइंग द वर्ना सिस्टम. वर्ण क्या होते हैं? इन वर्ना जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र. दीज आर द 4 वर्नास. A वर्ण was determined by the occupation of the people. At that time, वर्ण जो है वो सिर्फ people के काम के ऊपर डिपेंड करता था. But in the latter period, the varnas came to be determined on the basis of birth. And this gave rise to caste system. और इसी ने क्या जन्म दिया, कास्ट सिस्टम को. स्टार्टिंग ये बेस था लोगों के काम के ऊपर, बट लेटर वन किसके ऊपर डिपेंड हो गया, जो बर्थ के ऊपर. जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो वही बनेगा. सो दिस गेव राइज टू कास्ट. द कास्ट सिस्टम लेड टू इनइक्वालिटी इन द सोसाइटी. जैसा कि आप जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दीज ऑल 4 वर्ना स्टार्टेड इन वैदिक पीरियड एंड दे आर वो डिपेंड थे, वो मेनली बेस्ड किसके ऊपर थे, काम के ऊपर, ऑक्यूपेशन के ऊपर. बट लेटर ऑन वो क्या बनते गए, कास्ट सिस्टम को उन लोगों ने जन्म दिया और बाद में जो जिस वर्ण में जन्म लेता उसको वही काम करना कंपलसरी हो गया. ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सर्टेन नोशन अबाउट लीडिंग एन आइडियल लाइफ हैड बिकम वेल एस्टैब्लिश्ड. ओके, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय क्या काम करता था, ये रूल्स एडमिनिस्ट्रेशन. वैश्य क्या करता था, आर्टिशियन, ट्रेडर, फार्मर, वो वैश्य में आते थे. एंड शूद्रा में लोअर कास्ट. शूद्रा मीन्स वो जो बाकी के काम हैं उनके हेल्पिंग सिस्टम वो करते थे. फिर लेटर ऑन क्या होता गया, ये सारी चीज़ें ज़्यादा स्ट्रिक्टली होती गई और उसने कास्ट सिस्टम को जन्म दिया. उसके बाद जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड सर्टेन नोशंस अबाउट लीडिंग ऑन आइडियल लाइफ हैड बिकम वेल एस्टैब्लिश्ड. And there are 4 stages of 4 ashram from birth to death. जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. The first ashram was the brahmacharya ashram or the period of staying with the guru to learn from him. तो ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या करना होता था, इन दिस आश्रम बच्चों को जो है वो गुरु के पास में रह के, गुरुकुल में जाके, वहाँ पे जाके वो लर्न करते थे, शिक्षा लेते थे और इसे कहते थे ब्रह्मचर्य आश्रम. द नेक्स्ट स्टेज was the grihastha ashram, and in the next stage after the successful completion of the brahmacharya आश्रम पूरा करने के बाद में सेकेंड स्टेज स्टार्ट होती थी गृहस्थ आश्रम की. जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं गुरु के साथ में. सो ब्रह्मचर्य आश्रम में सिर्फ यही करना होता था कि वो गुरु के पास जाके आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे और
ये फर्स्ट आश्रम में ब्रह्मचर्य आश्रम जो है, उसके बाद सेकेंड वन जब वो ब्रह्मचर्य कंप्लीट करते थे, द नेक्स्ट स्टेज आफ्टर द सक्सेसफुल completion of brahmacharya ashram was grihastha ashram, and it was expected that during this period a man would carry out his duties toward his family and society with the help of his wife. तो सेकेंडली गृहस्थ आश्रम में उसका विवाह, शादी होता, बच्चे होते, और उसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता कि वो क्या करेगा, अपनी फैमिली ड्यूटीज़ निभाएगा और टुवर्ड्स फैमिली एंड सोसाइटी को हेल्प करेगा. उसके बाद में द थर्ड एज इज़ वानप्रस्थ आश्रम. व्हेन अ मैन, वानप्रस्थ में क्या होता, इन दिस आश्रम व्हेन अ मैन वॉज एक्सपेक्टेड टू डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड रिटायर टू सॉलिटरी प्लेस एंड लेट अ वेरी सिंपल लाइफ. जब ये गृहस्थ आश्रम कंप्लीट हो जाता था, सो क्या स्टार्ट होता था, स्टार्टेड द वानप्रस्थ आश्रम. वानप्रस्थ आश्रम जो है गृहस्थ आश्रम कंप्लीट करने के बाद में स्टार्ट होता था. एंड इन वानप्रस्थ आश्रम क्या करना होता था लोगों को, वो लोग अपनी जो फैमिली लाइफ है वो छोड़कर वो क्या करते थे, वो अपने आप को उसमें से डैच करते थे. डैच मतलब माया मोह या फैमिली का जो बिलोंगिंगनेस है उससे अपने आप को दूर खींचना. एंड फ्रॉम द हाउस होल्ड एंड रिटायर टू ए सॉलिटरी प्लेस एंड लीड अ वेरी सिंपल लाइफ. और किसी जंगल में चले जाते, किसी आश्रम में चले जाते और वहाँ पे एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीते. सो इट इज़ कॉल्ड द वानप्रस्थ आश्रम. ओके, हैव यू ऑल अंडरस्टैंड द थ्री आश्रम्स? फर्स्ट ब्रह्मचर्य, एंड सेकेंड गृहस्थ आश्रम, एंड थर्ड इज़ वानप्रस्थ आश्रम. तो बहुत सारे ऋषिज़ वगैरह रामायण महाभारत में दिखा जो उन लोगों ने लिखे हैं, वो इसी वानप्रस्थ आश्रम में जाके वो तपस्या करते थे, जंगल में जाके सिंपल लाइफ जीते थे और वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे क्रिएशंस किए हैं. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम. एंड द फोर्थ स्टेज वॉज संन्यास आश्रम. एट दिस स्टेज द कन्वेंशन was to renounce all relations, lead life in order to understand the meaning of human life and not stay in one place. इस संन्यास आश्रम में देखो वो एक प्लेस पे रुकते नहीं थे. वो क्या करते थे, वो सारे रिलेशन, सारे संबंधों को तोड़ के क्या करते, अपनी ह्यूमन लाइफ जो वो पूरा डिवोटेड कर देते थे कुछ संग्रह करने के लिए, तपस्या के लिए. एंड this is called the sannyas ashram. This stage the convention was to renounce all relations and lead life in order to understand the meaning of human life. लोग कोई ना कोई चीज़ ढूंढने के लिए, जैसे गौतम बुद्ध का भी आपने देखा है, उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और जंगल में जाके सत्य की खोज करने लगे. सो इन संन्यास आश्रम पीपल ये काम करते थे. संन्यास आश्रम में वो क्या करते थे, अपनी सारी रिलेशंस को भूल कर वो ये समझने की कोशिश करते थे कि ह्यूमन लाइफ क्या है, डेथ क्या होती है और भगवान कैसे मिलते हैं, जो लाइफ के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उसका सॉल्यूशंस क्या है. ओके, सो दीज आर द फोर आश्रम्स, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास आश्रम. और यही सारे आश्रम जो हैं वो वैदिक ट्रेडिशन में सारे पीपल्स दे आर फॉलोइंग दीज फोर आश्रम्स. ओके, अब हम देखने वाले हैं रिलीजियस आइडियाज़. ओके, रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ द वैदिक सिविलाइजेशन. सो इन द रिलीजियस आइडियाज़ ऑफ द वैदिक पीरियड, forces of nature such as the sun, wind, rain, lightning, storms and rivers were given the form of deities. इनको वो क्या मानते थे, भगवान मानते थे. तो जो वैदिक सिविलाइजेशन है उसमें वो क्या करते थे, इन सब को यानी जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको वो भगवान का दर्जा देते थे. और उनका ऐसा मानना था कि जो सन है, हवा है, रेन है, स्टॉर्म्स आते हैं, ये सब क्या हैं, दे ऑल आर डाइटीज़, वो भगवान हैं. और वो लोग क्या करते थे, वैदिक कंपोजिशन प्रे देम टू बिकम लाइफ गिविंग फोर्सेस, वो उनकी पूजा भी करते थे और वो उनसे माफ़ी भी मांगते थे. उनका ऐसा मानना था कि दीज ऑल आर, जो नेचुरल चीज़ें हैं वो सब क्या हैं, भगवान हैं. एंड
द वैदिक पीपल पुट ऑफरिंग इनटू द याजना फायर टू प्लीज देम. उनको खुश रखने के लिए वो लोग क्या करते थे, याजना करते थे, यज्ञ करते थे, और उसमें वो क्या करते थे, बहुत सारी ऑफरिंग्स, बहुत सारी चीज़ें डालते थे. सो दीज ऑफरिंग वेयर कॉल्ड हवी. वो जो चीज़ें उसके अंदर डालते थे, आज भी देखो आप यज्ञ वगैरह लोग करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, और वो जो चीज़ें वो उसको हम ऑफरिंग्स कहते हैं. एंड दीज ऑल्सो कॉल्ड हवी. इसी ऑफरिंग्स को हम क्या कहते हैं, हवी हैं, हवी कहते हैं. तो वो याजना फायर में हवी डालते थे अपनी डाइटीज़ को प्लीज़ करने के लिए, खुश करने के लिए. एंड याजना इज़ द act of offering havi into the fire. Initially, the yajna rites were very simple at that time. Later on, the rules of yajna become harder and harder. The importance of priest went on increasing. जो ये पूजा पाठ के लिए किसी पंडित की ही ज़रूरत है, ऐसा जो मानते हैं, उस समय वैदिक सिविलाइजेशन में ऐसा नहीं था. बट लेटर ऑन क्या होता गया, वो हार्डर एंड हार्डर होता गया. उस समय लोगों के लिए याचना करना इट्स अ सिंपल वे. वो आराम से हवी देते और याचना करते और अपनी डाइटीज़ को खुश करते थे. बट लेटर ऑन क्या होता गया, ये याचना राइट्स जो हैं वो धीरे धीरे और हार्डर होती गई, और फिर बाद में हमें किसी न किसी प्रिस्ट की, किसी न किसी संत की, किसी न किसी पंडित की, या किसी मौलवी या किसी न किसी फादर की ज़रूरत पड़ने लगी ये सारी रिलीजियस चीज़ें करने के लिए. ओके, सो पीपल इन द वैदिक पीरियड हैड थॉट अबाउट हाउ द नेचुरल फेनोमेना ऑकर. Summer is followed by the rainy season, at the rainy season by winter season. तो this is a regular cycle in nature. वो सोचते थे कि ये नेचुरल जो फेनोमिनास है वो कैसे घटित होते हैं, और वो हमेशा इस बारे में उनका ऐसा मानना था कि समर के बाद में ही रेनी सीज़न क्यों आता है एंड आफ्टर रेनी सीज़न ही विंटर क्यों आता है. तो दिस इज़ अ रेगुलर साइकिल इन नेचर. उनका ऐसा मानना था कि ये जो नेचर ऑफ साइकिल है वो किसने बनाया है, इट इज़ क्रिएटेड बाय द God. The cycle in nature and the life cycle that moved with it were termed by the Vedic people as Rita. उसको वो लोग रित कहते थे, रीता कहते थे. रित का मतलब क्या होता है, जो ये सर्कल होता है, ये जो साइकिल ऑफ नेचर है या जो लाइफ साइकिल है, जो 4 साइकिल्स हमने अभी पढ़े, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास, एंड these cycle की आफ्टर रेनिंग समर सीजन आफ्टर विंटर सीजन. सो these are they call the साइकिल ऑफ रित. इसको वो क्या बोलते थे, दे कॉल इट रित. द लाइफ ऑफ ऑल लिविंग बीइंग इज पार्ट ऑफ द साइकिल इन द नेचर. डिस्ट्रीब्यूशन इन द साइकिल ऑफ नेचर लीड टू कैलेमिटीज़. और अगर हम इसके अंदर डिस्टर्बेंस करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए घातक होगा, और फिर क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे नुकसान होंगे हमारे. तो उनका ऐसा मानना है कि हमें साइकिल के अंदर क्या करना है, कोई भी उस साइकिलिंग के अंदर हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं. अगर हम इस साइकिल के अंदर कोई चेंजेस करते हैं तो उसके लिए फिर क्या होगा, हमें बहुत सारे उसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ेंगे. सो एवरीवन शुड बी केयरफुल इन द वैदिक पीरियड नॉट टू लेट इट हैपन, एंड नोबडी शुड ब्रेक द लॉ ऑफ नेचर. एंड इट वॉज बिलीव दैट फॉलोइंग दिस रूल्स वॉज टू फॉलो धर्म. उनका ऐसा मानना था कि जो ये साइकिल्स फॉलो करता है वो धर्म फॉलो करता है. तो स्ट्रिक्टली दे आर फॉलोइंग दिस cycles of nature and cycles of life cycles. Okay student, have you all understand the religious ideas of Vedic peoples? Now we are going to understand the political system. Okay, in your textbook page number 18 there is, let's discuss point is there. What could be the cause that upset the cycle of nature? What attempt can you make to avoid it? For example, what will we do to effect management of drinking water when there is scanty rainfall? So ये questions के answer you have to attain and you have to answer these question. Okay, अब हम देखने वाले हैं political systems. Okay, so in the Vedic period each village had a head known as Grami. उनके यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, आप जानते हो कि हमारे देश में क्या पॉलिटिकल सिस्टम है, तो हमारे यहाँ पे लोकतंत्र है, राइट. हमारे यहाँ पे कोई राजा नहीं होता है, और हम क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं किसी न किसी को, और वो क्या करता है, पूरा देश संभालता है. बट वैदिक सिविलाइजेशन में क्या था, वहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था दैट इज़ डिफरेंट. इन द वैदिक पीरियड ईच विलेज हैज़ अ हेड नोन एज ग्रामी. बहुत सारे विलेज जो है उनको मिला के हर विलेज का जो है वो एक हेड होता था, जिसे ग्राम ही कहते थे.
अ ग्रुप ऑफ विलेज फॉर्म ए विश, और बहुत सारे गाँव को मिला के एक विश बनता था जिसके हेड को विशपति कहते थे. सेवरल विश फॉर्म अ जन, and later when the Jan settled into a specific region, it came to be known as Janpat. So the head of the Jan was known as the Nrip or Raja, king. Okay, have you all understand? मैं फिर से रिपीट करती हूँ. वैदिक पीरियड में जो हर विलेज होते थे वो हर विलेज का एक मेन हेड होता था. जैसे हमारे यहाँ पे सरपंच होता है ना, तो वैसे हर विलेज का हेड तो था, उसे ग्राम ही कहते थे, ग्रामनी. और ग्रामनी जो है बहुत सारे विलेजेस को मिला के एक विश बनता था और जिसके हेड को विशपति कहते थे. कुछ विश जो हैं वो मिलके एक जन बनाते थे. एंड लेटर व्हेन द जन सेटल इनटू ए स्पेसिफिक रीजन, जब बहुत सारे जन मिलके एक रीजन बनने लगे, एक प्रदेश बनने लगा, सो उसका जो मेन था इट बिकेम टू नोन एज जनपद, उसको हम जनपद कहने लगे. और जो हेड था जनपद का या जन का उसे नृप या राजा कहते थे. द मेन ड्यूटीज ऑफ द किंग were to protect the people, call taxes and run the administration effectively. So main duties क्या थी किंग की उस समय, कि वो क्या करना, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना और क्या करना, कलेक्टिंग टैक्स कलेक्ट करना एंड अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत अच्छे से रन करना. सो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ किंग. In order to run the administration smoothly, the king appointed various officers. किंग ने बहुत सारे ऑफिसर्स भी जो है वो स्मूथली रन हो सके उसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसलिए अपॉइंट करने होते थे. द पुरोहित, प्रिस्ट. ओके, सो वो क्या, जैसे आप देख रहे हो पिक्चर में इसके कोर्ट, आप जानते हो दरबार हुआ करते थे, उसमें अलग अलग लोग होते थे. सो द पुरोहित, प्रिस्ट एंड द सेनापति ऑफ द आर्मी वेर ऑफिसर ऑफ स्पेशल इम्पोर्टेंस. उस समय पुरोहित को बहुत इम्पोर्टेंट दिया हुआ था. ओके, पुरोहित क्या था, द पुरोहित वॉज द प्रिस्ट, यानी जो पूजा पाठ का काम करता, ब्राह्मण. एंड द सेनापति विच इज़ क्षत्रिय, तो सेनापति सेना की देखभाल करता, उनको स्पेशल इम्पोर्टेंस था. द ऑफिसर हु कलेक्टेड द टैक्सेस वॉज नोन एज भागदूग, और जो ऑफिसर्स टैक्सेस कलेक्ट करते थे उन्हें क्या बोलते थे, भागदूग. उनके भागदूग के नाम से उनको जाना जाता था. सो भाग मीन्स होता है शेयर. द पर्सन हु कलेक्ट द किंग्स शेयर ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ जन वॉज कॉल्ड द भागदूग. देयर वेर 4 इंस्टीट्यूशंस हु गाइड द किंग, लाइक सभा, समिति, विधा एंड जन. ऐसी 4 कमिटीज़, इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे जो राजा को गाइड करते थे. सभा, समिति, विधा एंड जन. द पीपल ऑफ द स्टेट participated in their working. Women too participate in the working of Sabha and Vidha. The Sabha consists of senior citizens. सभा में कौन होते थे, सीनियर सिटीजन होते थे of the state. Whereas the Samiti was general body of the people. जबकि समिति में आम लोग जो हैं वो हुआ करते थे. तो समझ में आया आपको, सभा में सीनियर सिटीजन और समिति में जनरल बॉडी ऑफ द पीपल आर देयर. लेटर ऑन इन द वैदिक थॉट स्मृति एंड पुराणास वेयर कंपोज्ड. ओके, तो स्मृति पुराना समझने से पहले एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूं कि आपने देखा इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम. ओके, सो किंग जो है, किंग तक आपको समझ में आया कि जो विलेज है, विलेज का मेन ग्रामनी, बहुत सारे विलेज को मिला के बनता विश. विश का मेन हेड विशपति, और लेटर ऑन द जन सेटल इनटू स्पेसिफिक रीजन, बहुत सारे विश मिला के जन बनते थे. जन का हेड तो वो जो था जन का हेड उसको नृप या राजा बोलते थे. और जन बहुत सारा जब भी मिला के जन बनता, सो बहुत सारे जन मिला के एक रीजन बन जाता था, तो उसे जनपद कहा करते थे. और राजा जो है उसको अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए उसने बहुत सारे ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे. द पुरोहित एंड सेनापति आर द ऑफिसर, दे हैव वेरी स्पेशल इम्पोर्टेंस. एंड ऑफिसर जो उसके टैक्सेस कलेक्ट करते थे उसे भागदूग कहते थे. भाग मीन्स शेयर. और उसके बाद में राजा का जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसके 4 इंस्टीट्यूशंस थे, सभा, समिति, विधा एंड जन. तो जो वुमेन उसमें भी पार्टिसिपेट करती थी, एंड वुमेन सभा और विधा में पार्टिसिपेट करती थी. सभा जो है वो सीनियर सिटीजन की होती थी और समिति जनरल बॉडी ऑफ द पीपल हुआ करती थी. तो लेटर ऑन इन द वैदिक थॉट
स्मृति और पुराण में आपको बता रही थी कि स्मृति और पुराण जो हैं वो भी लेटर ऑन कंपोज हुए, एंड आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम द रिलीजियस स्ट्रीम बेस्ड ऑन द वेदास, स्मृति, पुराना एंड लोकल ट्रेडिशन केम टू बी नोन एज हिंदुज़्म, और इन सबको मिलाकर क्या बना? हिंदुज़्म बना. Along with the Vedic stream, there were other religious trends which took a different position from the Vedic ones regarding yajna rites and the Varna system. We will learn more about them in the next chapter. So student, hope you all understand their religious and political system of the Vedic civilization. आपने देखा कि कैसे Vedas and after Vedas, Smriti, Puranas were composed, and all these Vedas, Smriti, Purana and local tradition came to known as the Hinduism. So hope you all understand this. So आगे हम लोग और आगे के lessons में पढ़ेंगे कि जो Vedic stream है, there were also other religious trends which took a different position from the Vedic ones. So regarding yajna rites and the Varna system, we will learn more about them in the next chapters.